प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की हिंदी का पाठ 7 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है महान वैज्ञानिक की महान खोज। तो आप सभी को हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 7 आपको निकाल लेना है। साथ में एक पेन और एक कॉपी आपको लेकर बैठना है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर यदि आपको लिखना हो तो वीडियो को रोक के आप उस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और जो भी प्रश्न आएंगे उनको कंप्लीट करते जाएंगे। तो पाठ है 7 महान वैज्ञानिक की महान खोज। इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे? पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के महत्व को हम यहाँ पर समझेंगे। साथ ही पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता, वैज्ञानिकों के जीवन और उनके अनुसंधान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिचय होगा। ध्वनि साम्य शब्दों के अर्थों की समझ हम यहाँ पर जानेंगे। उपसर्ग, विलोम शब्द और वाक्य पृथक करने की समझ और सहायक क्रिया और विराम चिन्ह के बारे में हम जानेंगे। तो पढ़ते हैं पाठ। राजेश और रानी घर के आंगन में बनी क्यारियों की साफ सफाई कर रहे थे। तो रानी पेड़ पौधों को पानी दे रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ पौधों की डालियां धीरे धीरे इस तरह हिल रही थी कि मानो वे आज बहुत खुश हैं। आज उनके आसपास की गंदगी जो साफ हो गई थी, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर बगीचे में जो क्यारियां लगी हुई हैं तो उनको यहाँ पर ये साफ करते हुए आपको दिख रहे हैं। अमरूद के पेड़ की हिलती हुई डालियों को राजेश बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे पेड़ की कुछ आड़ी टेढ़ी डालियां अच्छी नहीं लग रही थी। उसके मन में यह विचार आ रहा था। क्या मन में विचार आ रहा था? कि यदि इन डालियों को तोड़ दिया जाए तो पेड़ की सुंदरता और बढ़ जाएगी। वह पेड़ के पास पहुंचा। उसने झटके से एक डाली को तोड़ दिया। चट की आवाज सुन रानी चौंक पड़ी। उसने देखा पेड़ की एक डाली टूट चुकी थी। अब राजेश दूसरी डाली को तोड़ने वाला ही था कि रानी ने राजेश को रोकते हुए कहा, नहीं भैया, नहीं, ऐसे मत तोड़ो। राजेश ने अपना हाथ खींच लिया। वह रानी की ओर देखने लगा। रानी के चेहरे पर दुख के भाव देख राजेश सहम गया, डर गया। क्या बात है रानी? उसने रानी से पूछा। जरा सोचिए, क्या पेड़ पौधों के फूल, फल, पत्ते और डालियों को अकारण तोड़ना उचित है? बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए और ये उचित नहीं है। यदि आपको जरूरत है, उसकी विशेष आवश्यकता है, कहीं जरूरत पड़ रही है तो ही आप उनके जो भी जिस भी भाग की आवश्यकता है उसी को आप तोड़ें। अब यहां पे देखिएगा, भैया अभी अभी आपने पेड़ की एक नन्ही डाली तोड़ दी। क्या आप नहीं जानते कि इस समय इस पेड़ को कितना दर्द हो रहा होगा? रानी ने दुखी स्वर में कहा। रानी की बात सुनकर राजेश को हंसी आ गई। वह रानी से बोला, रानी, क्या पेड़ पौधों को भी दर्द होता है? दर्द का अनुभव तो सिर्फ मनुष्य और पशु पक्षियों या पक्षी ही करते हैं। पेड़ पौधे हमारी तरह कहां बोल पाते हैं। इनमें जान नहीं होती, इसलिए इनके दुख दर्द की बात सोचना बेकार है। रानी राजेश की बात से सहमत नहीं हुई। दोनों में बहस छिड़ गई। अलका दोनों की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वह उनके पास आई। राजेश और रानी ने अलका की ओर देखा। राजेश कुछ कहने ही वाला था कि अलका बोल पड़ी। राजेश, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी। रानी ठीक कह रही है। पेड़ पौधों को भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव होता है। यह सुनकर राजेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुआ जी, आप यह किस आधार पर कह रही हैं? राजेश ने अलका से पूछा। हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने इसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया है कि अलका ने कहा। कि अलका की बात सुनकर राजेश और रानी चकित रह गए। उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। बुआ जी, हमें महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बारे में कुछ और बताइए। तो राजेश और रानी अलका से आग्रह किया। अलका उन्हें बताने लगी। जगदीश चंद्र बसु विश्व के एक महान वैज्ञानिक थे। आप भी याद रखिए,
इनका जन्म बंगाल प्रांत में ढाका जिले के विक्रमपुर के पास राड़ी खाल गांव में 30 नवंबर 1858 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, 30 नवंबर 1858। इनके पिता भगवान चंद्र बसु फरीदपुर में एक उच्च पदाधिकारी थे। जगदीश चंद्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक ग्रामीण पाठशाला में प्राप्त की। आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य के कारण उनमें बचपन से ही पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। हरे भरे खेतों और बगीचों में काम करना, जंगलों में घूमना, तरह तरह के जीव जंतु पालना और घुड़सवारी करना इनके प्रमुख शौक थे। जगदीश चंद्र बसु ने प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर उच्च शिक्षा जो है वो कलकत्ता, मतलब वर्तमान नाम अभी कोलकाता है, और इंग्लैंड में प्राप्त की। उन्होंने विज्ञान संबंधित अनेक अनुसंधान किए, मतलब खोज किए। उन्हें उनके लिए अनेक पुरस्कार भी मिले। बुआ जी, आप हमें यह बताइए कि बसु महोदय ने कैसे सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है? बीच में ही राजेश बोल पड़ा, अच्छा, तुम्हें इस बारे में जानने की और अधिक जिज्ञासा है। ठीक है, मैं और अधिक जानकारी देती हूं, अलका ने राजेश से कहा। वह आगे बताने लगी। जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से गहरा लगाव था। उनको बहुत प्यार करते थे वो। उन्होंने वनस्पतियों के स्वभाव का अध्ययन करने के लिए कई प्रयोग किए। जैसे क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र के माध्यम से उन्होंने विभिन्न प्रयोग द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। अब यहां पे सुख दुख का अनुभव यहां पर जगदीश चंद्र बसु ने किस यंत्र से किया था? क्रेस्कोग्राफ, ध्यान रखिएगा, क्रेस्कोग्राफ यंत्र से। पेड़ पौधों में भी चेतना होती है, इन्हें भी सुख दुख का अनुभव होता है। ये खाते पीते हैं, कार्य करते हैं, आराम करते हैं, सोते जागते हैं और छूने से सिकुड़ते फैलते हैं। पेड़ पौधों को हानि पहुंचाने से उन्हें पीड़ा होती है। इनके अंदर प्रेम, भय, शोक आदि के भाव भी होते हैं। बसु महोदय ने 1906 में वृक्षों में जीव है नामक एक ग्रंथ प्रकाशित कराया, जिसमें पेड़ पौधों की प्रकृति और विकास के बारे में मनोरंजन और ज्ञान वर्धक जानकारी दी गई थी। जगदीश चंद्र बसु की इस खोज ने सारे संसार को चकित कर दिया। उन्होंने पेरिस में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया और जंतुओं तथा वनस्पतियों में समानता बताई। विदेशों में उनकी खोज का बड़ा सम्मान हुआ। उन्हें अनेक देशों में बुलाया गया। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों में उन्होंने अपनी खोज पर भाषण दिए। वे जहां भी जाते विज्ञान प्रेमी उनके भाषण सुनने के लिए उन्हें घेर लेते। लोग उनके कार्यों की पूरी पूरी प्रशंसा करते। विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने कई अनुसंधान किए। उत्कृष्ट वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि तथा भारत सरकार ने सर की उपाधि से सम्मानित किया। अपार धैर्य, दृढ़ संकल्प शक्ति, दयालुता, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम जैसे गुण उनके चरित्र की विशेषताएं थी। 23 नवंबर 1937 को इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। वैज्ञानिक जगत उनके महान योगदान का सदा ऋणी रहेगा। अलका के चुप होते ही राजेश और रानी का ध्यान भंग हो गया। वे बड़े शांत भाव से अलका की बातों को सुन रहे थे। राजेश के मन पर इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। पेड़ की डाली तोड़ने का अब उसे बहुत दुख था। जगदीश चंद्र बसु के प्रति श्रद्धा से उनका मस्तक झुक गया था। उसने अलका से कहा, बुआ जी, आज आपने हमें अमूल्य बातें बताई। अब भविष्य में मैं कभी किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो आप भी इसका प्रण करें और शपथ लें कि जिस प्रकार से जगदीश चंद्र बसु ने पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को किस प्रकार से प्यार किया और न जाने कितने अनेक अनुसंधान किए और उसी के चलते उनको अन्य देशों में भी किस प्रकार से सम्मान मिला, तो आप भी इस चीज की शपथ लीजिए कि आप भी किसी भी पेड़ पौधे जीव जंतुओं को हानि नहीं पहुंचाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे।
इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए थे, जैसे विचार, मतलब मन में उठने वाली बात को विचार कहते हैं। यहां पर सहमना शब्द जो है वो डरना से था। सहमत का मतलब राजी या एग्री होना जिसे कहते हैं। आश्चर्य का मतलब अचंबा। उत्सुकता मतलब प्रबल इच्छा जानने की। आग्रह मतलब अनुरोध। सौंदर्य का मतलब यहां सुंदरता से। आकर्षण मतलब यहां पर खिंचाव या लगाव। अनुसंधान मतलब खोज या फिर शोध। जिज्ञासा जानने की इच्छा से है। चेतना मतलब जीवनी शक्ति, जीवन। इस प्रकार महत्वपूर्ण मतलब खास। भूरी भूरी का मतलब यहां पर बहुत बहुत है। कीर्ति का मतलब प्रसिद्धि, और उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ, और धैर्य मतलब धीरज, और संकल्प का मतलब यहां पर दृढ़ निश्चय। आइए अब हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ प्रश्न हैं, उनको हमने पहले कंप्लीट किया है। प्रश्न है इस पाठ से संबंधित पहला, पेड़ पौधों की डालियां खुश क्यों लग रही थी? पेड़ पौधों की डालियों के आसपास की गंदगी साफ हो गई थी, इसलिए वे बहुत खुश लग रही थी। ख नंबर का प्रश्न है, जगदीश चंद्र बसु का जन्म कब और कहां हुआ? मैंने पहले बोला था, जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल प्रांत में ढाका जिले के विक्रमपुर के पास राड़ी खाल गांव में हुआ था। ग नंबर का प्रश्न है, गांव की पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करते समय जगदीश चंद्र बसु में किन किन गुणों का विकास हुआ? उत्तर लिखते हैं, जगदीश चंद्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक ग्रामीण पाठशाला में प्राप्त की। आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य के कारण उनमें बचपन से ही पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। हरे भरे खेतों और बगीचों में काम करना, जंगलों में घूमना, तरह तरह के जीव जंतु पालना और घुड़सवारी करना इनके प्रमुख शौक थे, क्योंकि वे अच्छे घर से थे। घ नंबर का प्रश्न है, बसु महोदय का 1906 में कौन सा ग्रंथ प्रकाशित हुआ? उत्तर लिखते हैं, सन 1906 में बसु महोदय का वृक्षों में जीव है नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जिसमें पेड़ पौधों की प्रकृति और विकास के बारे में मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई थी। अंग प्रश्न है, लंदन विश्वविद्यालय और भारत सरकार ने बसु महोदय को कौन कौन सी उपाधियां प्रदान की? उत्तर लिखते हैं, उत्कृष्ट वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस तथा भारत सरकार ने सर की उपाधि से सम्मानित किया। 6 नंबर का प्रश्न है, बसु महोदय के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं थी? उत्तर लिखते हैं, ये हर किसी का व्यक्तित्व रहता है और अपना व्यक्तित्व ही उस इंसान की संपत्ति कहलाती है। तो यहाँ पे आप जो प्रश्न है बहुत ही ये विशेष है, और जगदीश चंद्र बसु की आप जो भी आप उनके बारे में यहाँ पर विशेषताएं सुनने जा रहे हैं, यही उनकी दौलत है, यही उनकी संपत्ति है। अपार धैर्य था उनमें, दृढ़ संकल्प शक्ति थी, और दृढ़ संकल्प शक्ति जो है वो हर किसी बच्चे में रहना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आप में दयालुता का भाव था, स्वाभिमान थे, राष्ट्र प्रेम जैसे महान गुण उनके चरित्र की प्रमुख विशेषता थी, और इसी कारण आज उनकी जो ख्याति है अपने देश में तो छोड़ो दूसरे देशों में भी है। अगला प्रश्न है, राजेश ने बुआजी के समक्ष क्या संकल्प लिया? राजेश ने बुआजी के समक्ष यह संकल्प लिया कि वह भविष्य में कभी किसी पेड़ पौधों या जीव जंतुओं को हानि नहीं पहुंचाएगा। यहां पर राजेश ने नहीं, मैं शिक्षक हूं और आप बच्चे हैं, तो आप भी और मैं भी ये शपथ लें कि आज हमने पेड़ पौधों के बारे में बहुत कुछ जाना है। उनमें भी दुख सुख होता है, उनमें भी पीड़ा होती है, तो हम उनको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कोई पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उनकी हम रक्षा करेंगे। चलेगा, इस प्रकार से ये प्रश्न थे। इन प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। खाली स्थान भरिए। रानी के चेहरे पर दुख के भाव देख राजेश सहम गया। यहां पर सहम शब्द लिखेंगे आप। पेड़ पौधों को भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव होता है। खाली स्थान में आप सुख दुख लिखेंगे। ग नंबर का प्रश्न है, जगदीश चंद्र बसु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहां? ग्रामीण पाठशाला में प्राप्त की। जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से गहरा लगाव था। 23 नवंबर 1937 को इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। सही व गलत बताइए। अब यहां पे आपको सही गलत बताना है। देखिएगा, प्रश्न को समझिए। पेड़ पौधे हमारे मित्र नहीं हैं,
तो ये तो गलत है, मित्र हैं भाई, ठीक है ना। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। राजेश को पेड़ की डाली तोड़ने का बहुत दुख था, बिल्कुल सही बात है। जगदीश चंद्र बसु ने महत्वपूर्ण भाषण नहीं दिए, ये तो गलत बात है। पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, ये बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार से ये प्रश्न हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न में। भाषा अध्ययन में निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। शुद्ध उच्चारण इसलिए कीजिए क्योंकि ये कठिन शब्द होते हैं। देखिएगा, मैं यहाँ पर शुद्ध उच्चारण कर रहा हूं, मेरे साथ में आप करिएगा। ये है सौंदर्य, क्या है यहाँ पर? सौंदर्य शब्द है। ये क्या है? ग्रामीण। और ये क्या है? वैज्ञानिक है। क्या है? वैज्ञानिक, ठीक है ना। ये क्या लिखा है? उत्कृष्ट है। क्या है? उत्कृष्ट है। फिर क्या है? आकर्षण। ये क्या है? जिज्ञासा। और यहां पर कीर्ति, क्षेत्र, श्रद्धा, ऋणी, दृढ़, इस प्रकार से ये शब्द हैं। अ लगाकर नए शब्द बनाइए। आप यहां पर शब्द दिख रहे हैं, यहां पर कारण शब्द लिखे हुए हैं। अकारण शब्द बनाना है, मात्र अ शब्द के आगे लगाना है। जैसे सामान्य, असामान्य, शुद्ध, अशुद्ध, मान्य, अमान्य, भाव, अभाव, सत्य, असत्य, शुभ और अशुभ। अब यहां पर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शौक और शोक का प्रयोग किस प्रकार किया गया है कि उनके अर्थ स्पष्ट हो गए हैं। देखिएगा, सीमा को खेलने का बहुत शौक है। शौक है। महात्मा गांधी की हत्या के समाचार से सारा देश शोक में डूब गया। तो यहां पर इच्छा से संबंध है और यहां पर दुख से संबंध है। तो उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चलिएगा, चैन, चेन, पीला, पीला, दिन, दीन, और इस प्रकार से यहां पर शब्द हैं। देखिएगा, वाक्य लिखते हैं। पहला वाला, चैन, उसके चित्त का चैन कहां। ठीक है ना। अब यहां पे चैन से है, उसके निक्कर की चैन खराब हो गई, तो वो जिप से संबंध है और यहां पर मन से संबंध है। ठीक है ना। अब ख नंबर का पीला, सूरजमुखी के फूल का रंग पीला होता है, यहां कलर से संबंध है। मुझे एक गिलास पानी पिला, मतलब पीना से संबंध है यहां पे। ग नंबर का दिन, आज का दिन बहुत सुहावना है, तो पूरे दिन की बात है। वह बहुत दीनहीन है, दिन का मतलब यहां पर गरीबी से आ गया। और राम और श्याम संग स्कूल जाते हैं, मतलब इन दोनों के बीच की बात है। ये दोनों साथ में जाते हैं, इन दोनों को जोड़ने के लिए यहां पर और शब्द यूज किया गया है। राम स्कूल की ओर गया, मतलब उधर गया, मतलब दिशा बताने के लिए इस प्रकार से और का भी यहां पर यूज किया गया है। चलिएगा, अगला प्रश्न है, आइए समझें। रोको मत जाने दो, क्या लिखा है? रोको मत जाने दो। पूरा पढ़ें आप। रोको मत जाने दो, इसको पढ़ो। रोको मत जाने दो, इसको पढ़ो। रोको मत जाने दो। तो यहां पर वाक्य एक है, बोलने से अंतर अलग हो जाता है, अर्थ अलग हो जाता है। आप एक साथ बोलते हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, इस प्रकार से। और रोको मत जाने दो, यहां पे रोको मत जाने दो, ऐसे। तो हमारे बोलने से ही वाक्य का अर्थ बदल जाता है। ठीक है ना। तो पहले वाक्य का आशय स्पष्ट नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरे वाक्य में रोकना चाह रहा है और तीसरे वाक्य में जाने के लिए निर्देश दिया जा रहा है। ठीक है ना। वास्तव में यहां एक छोटे से चिन्ह आप यहां पर देख रहे हैं, कामा जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, ने अर्थ बदल दिया। अल्प विराम जिसे कहते हैं। वाक्य में जब ऐसे ही विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर वस्तुतः विराम चिन्हों के सही प्रयोग से वाक्य के भाव और अर्थ सरलता से समझ में आ जाते हैं। तो यहां पर आपने देखा विराम चिन्ह है, तो पूर्ण विराम यह वाला कहलाता है। यह वाक्य पूरा होने पर लगाया जाता है, जैसे एक पेड़ था अंत में। अल्प विराम, यह वाक्य के बीच में कुछ समय रुकने के लिए लगाते हैं, जैसे
जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। ऐसे ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। यह उन वाक्यों में लगाते हैं जिनमें कोई प्रश्न चिन्ह या प्रश्न किया गया हो। जैसे क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब यह है विस्मय बोधक। तो विस्मय बोधक में हमारे फेस में जो है वो परिवर्तन होता है। जैसे आश्चर्य संबोधन प्रसन्नता घृणा आदि मनोभावों को बताने के लिए लगाते हैं। जैसे अरे बाप रे इतना बड़ा पेड़। ऐसे योजक तुलना करते समय समास के बीच में या दो समान शब्दों के बीच में लगाते हैं। जैसे अच्छा बुरा, बहुत सी, माता पिता, बारी बारी। तो इन चिन्हों का हिंदी पढ़ते समय बहुत मुख्य रोल होता है। तो धीरे धीरे हम इनको भी सीखते चले जिससे हमारी हिंदी में जो पकड़ है वो बहुत अच्छे से बन सके। निम्नलिखित वाक्यों को तोड़कर अलग अलग दो सार्थक वाक्यों में लिखिए। देखिएगा, मैं आया और वह चला गया। अब यहां पर दो वाक्य हैं, मैं आया वह चला गया। ख नंबर का देखिए, आप नहीं जानते कि पेड़ों को भी दर्द होता है। यहां पर दो वाक्य हैं, आप नहीं जानते पेड़ों को भी दर्द होता है। ख नंबर, बसु ने सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में जान होती है। दो वाक्य यहां पे, बसु ने सिद्ध किया पेड़ पौधों में जान होती है। यहां पर दोनों वाक्यों को की शब्द यहां पर देख रहे हैं, की शब्द ने मिलाया, यहां पे भी की शब्द ने मिलाया, यहां पे और शब्द ने मिलाया था। ग नंबर, उसने परिश्रम किया इसलिए वह उत्तीर्ण हो गया। उसने परिश्रम किया वह उत्तीर्ण हो गया, इसलिए शब्द ने यहां पर दोनों वाक्यों को मिलाया है और एक वाक्य बना है। मैं अवश्य आता हूं किंतु आपने कहा नहीं था। तो मैं अवश्य आता हूं और आपने कहा नहीं था। तो यहां पर किंतु शब्द जो है ये दोनों वाक्यों को यहां पर एक वाक्य में बना रहा है। उसने परिश्रम किया वह उत्तीर्ण हो गया। ऐसे ठीक है ना। पढ़िए और समझिए। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, सीता गाना गाती है, राम अपने गांव चल पड़ा। ऊपर लिखे वाक्यों में हूं, है, पढ़ा क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया पढ़ना गाना चलना की सहायता के लिए उपयोग की गई है। इन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। समझिए, वाक्य में जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे है, था, थी, थे, हूं, गा, गी, ये सहायक क्रियाएं हैं। चुका है, होगा, गाएगा, चुका था, आ था, गया, आ। तो ये सहायक क्रिया कहलाती हैं। खेलना, सोना, जागना, बोलना, पढ़ना ये मुख्य क्रिया है। मगर अंत में आप देखोगे हिंदी वाक्य में ये वाली जो शब्द आते हैं ये सहायक क्रिया कहलाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, निम्नलिखित तालिका में उदाहरण के अनुसार क्रिया के रूप बदलकर लिखिए। देखिएगा, बताना तो यहां हुआ बताएंगे, जगाना जगाएंगे, बोलना बोलेंगे, जाना जाकर, खाना खाकर, पढ़ना पढ़कर, फिर यहां पर जाकर जाएंगे, खाना खाकर खिलाएंगे, पढ़ना पढ़कर पढ़ाएंगे। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे। और ये योग्यता विस्तार के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, दो प्रश्न हैं, इनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने हिंदी कक्षा चौथी की पाठ 7 यहां पर कंप्लीट कर लिया है। और आपको यदि किसी प्रश्न का उत्तर लिखना है तो वीडियो को आप रोकिए और उसका उत्तर आप लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में नए पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।